Hello everyone, welcome to another video. Today I'm not here to give you a conventional lecture on any topic, but I'm here to speak on a different line. Yes, as the name of the video suggests, how to crack exams in a very short period of time. Forthcoming half-yearly exams are coming. So this video will be catering for all kind of students, those who have studied well and just need a brushing up of the syllabus, those who have studied a little, and of course the students who haven't started at all. I know such category of the students exist. So do watch the video till end because I'll be discussing about the methodology of the studies and in a very limited period of time. And so let's start. Now, as we know, half-yearly exams are coming, and I'm taking the 6 chapters of class 10th as a sample. Most of the schools will be having different, maybe a chapter lesser than or more than. But what we are taking these 6 chapters as a sample, 2 from physics, 2 from chemistry, and 2 from bio. And the time window I have taken as 6 days. It may vary from school to school. Some may be having after 10 days, some may be having after 4 days. So let's take the sample, standard sample, 6 days, 6 chapters. Another is, we are having half-yearly exams, internal exams. So weightage, from my experience, every teacher at all the schools, they give almost equal weightage to physics, chemistry and bio. If there is a variation, kindly ask your teacher. But as per the CBSE weightage, wait for the another video, that is how to crack final exams in a very shorter period of time. In that I'll be discussing the exact weightage as per the CBSE guidelines. Right? Now as we know, हर स्टूडेंट का अपना अपना इंटरेस्ट होता है. तो आप कुछ स्टूडेंट्स फिजिक्स में इंटरेस्टेड होंगे, कुछ केमिस्ट्री में, कुछ बायो में. तो इंटरेस्ट बेस्ड सिलेक्शन आप कर लीजिए एंड दैट शुड बी योर स्ट्रेंथ. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बायो, तो यू कैन टेक द लेसन्स ऑफ बायो फर्स्ट. Now here to simplify it, since we are having 6 chapters, every chapter or lesson equals to 1 module और हर चैप्टर को कम से कम आपने 3.5 घंटे मिनिमम देने. आप ज़्यादा भी दे सकते हो और देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क. मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ ताकि आपका हार्ड वर्क एक सही डायरेक्शन में जाए. यू मे नॉट गेट कन्फ्यूज. होता क्या है कि कुछ बच्चे जब बुक्स खोलते हैं, जिन्होंने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की, जब वो बुक खोलते हैं दे आर कन्फ्यूज्ड. वो बीच बीच में से जंप करते हैं. टीचर ने ये क्लास में इंपॉर्टेंट बताया था, टीचर ने ये बताया था, एंड व्हेन दे स्टार्ट स्टडिंग फिर वो कंफ्यूज होते हैं कि मेरा वो टॉपिक रह गया, मेरा दूसरा चैप्टर रह गया. सो दे आर टेंस्ड. सो टेंशन इज टू बी ईज्ड. इसीलिए ये मॉड्यूल को लेकर चलना है कि आप एक चैप्टर पर सिलेक्ट रहिए. कोई भी आपने एक चैप्टर सिलेक्ट किया, उसके बाद जब आप एक लेसन को ले रहे हो, एक मॉड्यूल 3.5 घंटे आपने मिनिमम देना है. और उसके बाद पहला जो स्टेप होना चाहिए, पहला स्टेप है रीडिंग ऑफ द लेसन. बिल्कुल शांत होके रीडिंग ऑफ द लेसन. और आप दिन में कोई भी टाइम, आपको ये पूरा जो मॉड्यूल है 3 स्लॉट्स में अपने आप को डिवाइड करना है. एक साथ आप दे नहीं सकते. आप 1.5 घंटे का स्लॉट एक अर्ली इन द मॉर्निंग दे दीजिए. उसके बाद आप क्लासेस अटेंड कीजिए. क्लासेस अटेंड करने के बाद फिर आप एक स्लॉट और दीजिए 1 आवर सेम लेसन का. आप बैक क्वेश्चंस उस रेफरेंस बुक की आप कर लीजिए. हेयर आई वुड लाइक टू टेल कि रीडिंग ऑफ द लेसन शुड बी फ्रॉम द रेफरेंस बुक. और पर्सनली आई वुड रिकमेंड लखमीर सिंह एंड मनजीत सिंह एज अ रेफरेंस बुक. आप इसके अलावा कोई भी बुक और भी ले सकते हैं. लेकिन एक बार आपने रेफरेंस बुक पे सारे टॉपिक स्टडी कर लिए, स्टडी करने के बाद उसके बैक शॉर्ट क्वेश्चंस चाहे ओरल करो, क्विक विद इन 1 आवर. आप सेम टाइम में नहीं कर सकते क्योंकि 1.5 घंटे के बाद आपकी कंसंट्रेशन डाउन हो जाती है. नेक्स्ट सिटिंग में आपने बैक क्वेश्चंस करने. इट विल गिव यू द रिवीजन. उसके बाद आप एक सिटिंग और दीजिए, चाहे शाम को दीजिए चाहे रात को दीजिए. आपने एनसीईआरटी क्वेश्चन सेम चैप्टर के ओरल रिवाइज करने. और एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके पास गूगल में बड़े सारे आपको नीचे लिंक दे देंगे. लिंक नीचे प्रोवाइडेड है कि आप उसमें रेडीमेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी ले सकते हो फॉर द एवरेज स्टूडेंट्स और जिन्होंने अभी स्टडी स्टार्ट की है. सो दिस वाज ऑल द अप्रोच. वन मोर थिंग, जब आप इसके लिए पढ़ने बैठें, मेन आपकी है डिस्ट्रैक्शंस आपकी नहीं होनी चाहिए. कौन सी डिस्ट्रैक्शंस? जब आप पढ़ने बैठते हो, आपके पास रेफरेंस बुक, आपके पास अपना मोबाइल जिसमें कि आपके पास काफ़ी मटेरियल है, आपके साथ होना चाहिए. अपनी पेंसिल, कॉपी, नोटबुक, एवरीथिंग. बट मोबाइल का मतलब स्टॉप डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम बीइंग कॉल्ड बाय योर फ्रेंड्स.
आप अपने फ्रेंड्स को भी साथ बता सकते हो कि इस दौरान आपने मुझे कॉल नहीं करना, आप कॉल उठाइए मत, क्योंकि 1.5 घंटा बीच में अगर आप डिस्टर्ब होते हो, जैसे ही आपका कंसंट्रेशन का मोशन बनता है, इफ समवन डिस्टर्ब्स यू, आपका मोशन वही टूट जाता है। अगेन यू हैव टू रीबिल्ड। सो दिस इज द की नोट फॉर द सक्सेस कि अब 1.5 आवर की अगर आप सीटिंग दे रहे हैं, कंप्लीटली रीड द होल चैप्टर एंड बी इनटू इट। तब आप जब आप इसको रिवाइज करोगे, आपको बहुत कुछ भूलेगा। डोंट वरी, इट्स वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल। एटलीस्ट जब आप इसको ओरल क्वेश्चंस करते हो, आपको एटलीस्ट इतना तो याद होगा कि मैंने ये चैप्टर कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, टॉपिक कहीं ना कहीं पढ़ा है, दैट्स ओके। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे शॉर्ट क्वेश्चंस, आपके पास आंसर्स भी अवेलेबल हैं, यू कैन गो थ्रू इट। आफ्टर दैट बाय द इवनिंग व्हेन यू विल बी रिवाइजिंग द ओरल क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी, आपको फिर लगेगा हाँ मैंने मॉर्निंग में 2 रिविजन इसके लिए है। सो दिस विल बी द एक दिन में आप एक चैप्टर और 3.5 घंटे आपको ये देने में। ओके, अब हम आते हैं टाइम मैनेजमेंट पे और स्टार्ट करते हैं हम उन स्टूडेंट्स से दोज हैव जस्ट स्टार्टेड द स्टडीज, या जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो लेट्स टॉक ऑफ द स्ट्रेंथ। कुछ बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है कि हमें स्ट्रेंथ नहीं पता। तो मेरी सजेशन है बायो एंड केमिस्ट्री शुड बी योर स्ट्रेंथ। यहाँ प्रॉब्लम आएगी थोड़ी, पर उससे ज़्यादा प्रॉब्लम फिजिक्स में आएगी, बट पढ़ना तो पड़ेगा। तो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ बायो एंड केमिस्ट्री। फर्स्ट अप्रोच वही रहेगा जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट रीडिंग ऑफ द चैप्टर, बैक क्वेश्चंस एंड ब्ला ब्ला, बट फर्स्ट 2 days बायो, और 2 दिन के बाद, क्योंकि बायो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन बायो के बाद आपने सेकंड डे के एंड में या फिर 3rd डे स्टार्टिंग में जो आपने फर्स्ट 2 days पढ़ा है उसकी रिवीजन बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू अंडरलाइन इट। और आफ्टर दैट रिवीजन जब आप केमिस्ट्री में आ रहे हो तो 2 days केमिस्ट्री लगा के सेकेंड डे के एंड में बायो एंड केमिस्ट्री जो आपने किया उसकी रिवीजन ज़रूरी है, या 4th डे के स्टार्टिंग में आप रिवीजन बायो एंड केमिस्ट्री की कर सकते हैं। अनदर थिंग इज दिस कि जब आपने यहाँ तक 4 days पर चले गए, यू हैव गॉट 5th डे एंड 6th डे एट योर डिस्पोजल। बायो एंड केमिस्ट्री आपकी स्ट्रेंथ है, रिवीजन आपने कर ली, नाउ यू हैव टू गो टू फिजिक्स। प्लीज डोंट लीव फिजिक्स एट ऑल। अब आपने फिजिक्स की इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे डिस्कस करनी है। आपके पास है चैप्टर लाइट, डोंट गो फॉर द न्यूमेरिकल्स, जस्ट स्टार्ट कीजिए कि आपके पास मिरर है, मिरर के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, जस्ट गो थ्रू इट। बहुत ज़्यादा उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एग्जाम्पल्स ले लीजिए। उसके बाद आइए लाइट चैप्टर में रे डायग्राम्स। आपके पास स्फेरिकल मिरर है, आपके पास स्फेरिकल लेंस है। ओपन द चैप्टर, एनी रेफरेंस बुक, अगेन आई विल से लक्ष्मी सिंह एंड मंजीत सिंह, यू कैन गो फॉर एनी अदर बुक ऑल्सो, क्योंकि मैं कोई पर्सनल किसी बुक को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। तो लेकिन जब आप उस बुक को, रे डायग्राम्स को खोलोगे, आप जस्ट उस पे चले जाइए डेफिनेशंस पे। व्हाट इज पोल, व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर, उनके यूजेस पे चले जाइए। जस्ट थोड़ा तो याद होगा कि टीचर ने क्लास में क्या बताया। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, डेंटिस्ट क्या करता है, डॉक्टर कैसे उसको यूज़ करता है, और आपके सोलर कुकर में कैसे मतलब कॉन्केव मिरर यूज़ होता है, और आपको रफ फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं। और दूसरी चीज़, यू कैन ऑल्सो गो फॉर द मिरर फार्मूला एंड लेंस फार्मूला, दैट्स इट। फार्मूला भी अगर आपको आ गया, अगर फार्मूला यू कैन पुट इट, इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर द चैप्टर, फॉर द टॉपिक और फॉर द सब्जेक्ट ऑफ साइंस जो आपका वीकर है। मैं स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही हूँ। स्ट्रेंथ में देयर इज़ नो एक्सक्यूज, आपको राइट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड टिल एंड आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो होप। नेक्स्ट आप लाइट के बाद आते हो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसमें आपके पास कोई न्यूमेरिकल नहीं है, आप इसमें मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल में जा सकते हो, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस लिए यूज़ होते हैं, आपका मोटर का, आपका जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, थोड़ी थोड़ी बातें आप देख लीजिए। बैक क्वेश्चंस थोड़े से रिवाइज कर लीजिए और जस्ट गूगल आउट कर लीजिए ओरल MCQs, लिंक हम आपको नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं, यू कैन गो फॉर दैट। तो एटलीस्ट ये दो स्ट्रेंथ आपने 5th डे इसको किया, लेकिन 5th डे के एंड में यू कम अगेन टू द बायो, ओनली यू कैन रिवाइज द बायो। अगर आपको लग रहा है कि MCQs और बैक क्वेश्चंस करते हुए थोड़ा सा आपको ये कदा टॉपिक भूल रहे हो, डोंट वरी, इट्स वेरी नेचुरल। आप बार बार भूलोगे, भूलने के बाद जब आप दोबारा उस टॉपिक पर जाओगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, नेक्स्ट डे आपको लगेगा मुझे कुछ भूल ही नहीं। लगता है फ्लैसिड रहता है, बट व्हेन यू अप्रोच फॉर द एग्जाम इट बिकम्स ईजियर फॉर यू। नेक्स्ट इज कि कुछ बच्चों को
बाय नेचर फिजिक्स अच्छी लगती है, बायो अच्छी लगती है, केमिस्ट्री इट बिकम्स अ वीकर पॉइंट। तो अगर आपने पहले 2 दिन बायो किया, उसके बाद फिजिक्स किया, अप्रोच सेम रहेगी। 5th डे आपने फिजिक्स एंड बायो रिवाइज करनी है। 5th डे आपने केमिस्ट्री को टच करना है। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लिंक्स आपके केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूंगी कि फर्स्ट स्टार्टिंग वाले 8-10 पेजेस मत कीजिए जिसमें बैलेंसिंग एक्सप्लेन किए। डोंट डू द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, नॉट एट ऑल। जस्ट स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहला क्या आपका टिप्स दे रही हूँ मैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब गिन लीजिए कितने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। सिंपल 2 चीजें कंबाइन करके एक सिंगल है, एक बार लिख लीजिए, गो थ्रू इट, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट आता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकॉम्पोजिशन 3 टाइप्स की है। हीट से डीकॉम्पोजिशन होती है, इलेक्ट्रिसिटी से होती है, लाइट से होती है। हीट से डीकॉम्पोजिशन, थर्मल डीकॉम्पोजिशन, 5 रिएक्शंस है, राइट, 5 रिएक्शंस। उसमें आयरन सल्फेट ग्रीन कलर किस तरह से ब्लैक होता है वो थोड़ा सा देखने वाला है। लेड नाइट्रेट किस तरह से येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन गैस निकलती है। तो रिएक्शंस को थोड़ा ध्यान से कर लीजिए, उसके थोड़े से क्वेश्चंस को देख लीजिए। 2 केमिकल रिएक्शंस, दैट इज कार्बोनेट अगर डिकम्पोज होगा, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट या कोई भी कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो थोड़ा सा आप याद रख लीजिए कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में इफ इट इज कार्बोनेट दैट डिकम्पोजेज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रेट डिकम्पोज हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फेट डिकम्पोज हो रहा है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर, और कार्बन डाइऑक्साइड इट्स अ कलरलेस गैस। अगर आप उसको लाइम वाटर में पास कीजिए इट टर्न्स मिल्की। ये 2-4 चीज़ें आप डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस में कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट। फिर आपका आता है तो वाटर की डीकॉम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी से। डायग्राम देख लीजिए, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम हाइड्रोजन का डबल क्यों है, थोड़ा सा वो क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद आपका मोल्टन सोडियम क्लोराइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, हार्डली 3 रिएक्शंस। नेक्स्ट आप आ जाइए केमिकल रिएक्शंस में, फोटोलिटिक दैट इज सिल्वर क्लोराइड, जो कि डिकम्पोजिशन क्लोरीन गैस आपकी चली जाती है, और आपके पास दैट इज उसको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। तो डीकॉम्पोजिशन को करने के बाद अगर आप थोड़ा सा कोरोजन और रेंसिडिटी को रीड कर लीजिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन थोड़ा सा अप्रोच ले लीजिए इफ़ यू कैन डू इट। अदरवाइज आपको लगता है नहीं टेंशन है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपके पास आता है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। थोड़े से स्मार्ट बन जाइए। एसिड्स और बेसिस के एक साइड 3 केमिकल इक्वेशंस, प्रॉपर्टीज एसिड्स की लिख लीजिए, राइट साइड पे बेसिस लिख लीजिए। जस्ट गो थ्रू इट कि मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस, एसिड अगर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि आपको ये केमिकल इक्वेशंस अभी चैप्टर ये आपने इक्वेशंस की है। बेसिस के साथ भी रिएक्शंस। उसके बाद आते हैं सॉल्ट्स आपके पास सिर्फ 5 सॉल्ट्स है प्रेपरेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल है, कैसे बन रहा है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, एक केमिकल इक्वेशन याद कर लीजिए। फिर आपका ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस है, नथिंग इट। बाकी तो सब आपने रीड करना है। दिमाग में रखिए कि 5 सॉल्ट्स की प्रिपरेशन ही तो करनी है एंड गो थ्रू इट। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में डिफरेंस कैसे करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आप कर लेते हो, इफ केमिस्ट्री इज नॉट योर स्ट्रेंथ, तो ये टिपिकल चीज़ें करके गो थ्रू द ओरल क्वेश्चंस, MCQs। अगेन मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे लिंक्स आपके पास गूगल में अवेलेबल हैं, आप सिर्फ ओरल MCQs पे चले जाइए, थोड़ा सा रीड कर लीजिए, गो थ्रू द MCQs। बट जब आपके पास 6th डे आएगा या अ डे बिफोर द एग्जाम, व्हाट यू हैव टू डू कि अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है, अगर आपकी केमिस्ट्री स्ट्रेंथ नहीं है, फिजिक्स और बायो आपकी स्ट्रेंथ है, रिवाइज इट अगेन। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू विल अप्रोच आपका सेम है। हर चैप्टर को पढ़ने के लिए पहला चैप्टर जब आपने रिवीजन करनी है, और अगर आपके पास टाइम है, यू मस्ट रीड द चैप्टर वंस। After that, go through the back questions of any reference book and then NCERT book को भी आप रीड कीजिए अगर आपके पास टाइम है, then the back question। क्योंकि जब तक आप ये 4 स्टेप्स नहीं करोगे तब तक आपको अपनी स्ट्रेंथ वाले चैप्टर लर्न नहीं होंगे, यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। की पॉइंट इज देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्क। लेकिन आपने करना क्या है कि जब बच्चे आप किताब खोलते हो, आपको टेंशन होती है कि हम करें क्या। आपको टेंशन होती है कि कभी आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, कभी दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हो, लेकिन jab आप बैठ गए, आपको एक रास्ता पता लग गया कि व्हाट आई हैव टू डू, अप्रोच आपकी सही होगी, देन आपके माइंड में जो टेंशन है, प्रेशर है, वो आपको रिलीज हो जाएगा। एंड आई होप सो यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम।
मुझे लगता है कि हर टाइप के स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा सा कुछ ना कुछ वैल्यूएबल है। अगर एक एवरेज स्टूडेंट या जिसने जस्ट स्टडी स्टार्ट की है 40 to 50% मार्क्स तो वो ले लेगा, फेल तो नहीं होगा। टेंशन रिलीज। जो एवरेज जिनको लगता है पास तो हो जाएंगे लेकिन कैसे, भूल ना जाए, तो 60 to 70% इस अप्रोच के साथ ले सकते हैं। एंड दोस्त जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, रिवीजन भी कर ली, लेकिन अगर आपने 6 डेज़ में इस अप्रोच के साथ दोबारा किया, सिर्फ उनको बेनिफिट ये होगा कि 6 डेज़ की जगह वो ये 4 डेज़ में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके डे 1 में आपने एक ही चैप्टर करना है। जिनका सारा रिवीजन हो चुकी है वो एक मॉड्यूल को एक दिन में मतलब 2 मॉड्यूल भी कर सकते हैं। सो दे कैन स्क्वीज द टाइम एंड दे कैन केटर फॉर, दे कैन, यू कैन से, काफ़ी हायर लेवल पे आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं जिनका टारगेट हाई लेने का है। तो आई होप सो दिस वीडियो वॉज वैल्यूएबल फॉर यू। एंड अगर आपको ये अच्छा लगता है, एंड प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इफ़ यू फाइंड इट वर्थ, लाइक भी कीजिए, बिकॉज इट हेल्प्स द चैनल, इट हेल्प्स अस टू ग्रो बेटर। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट लिखिए कि हाउ यू हैव बेनिफिटेड। अगर इफ़ यू वांट, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी टेंशन, एनी कन्फ्यूजन, प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि इंटरेक्शन ऑल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द चैनल। So if you find it worth, please press the bell icon also, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So thank you so much and all the best. Good luck and approach the exam with a new vision. Thank you.